अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरेशन मेकअप ऑफ प्रोटीन होता है, वो काम भी आरएनए करवाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ऑन टू प्रोटीन्स। अभी हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स और सबकी, तो हम आते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये भी सारे बायोमोलिक्यूल ही है, वन ऑफ द मेन बायोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन। और प्रोटीन ऐसी चीज सबसे ज्यादा मौजूद होती है सेल के अंदर, बहुत ज्यादा, मतलब इसके क्वांटिटी भी है और सबसे ज्यादा रोल भी सबसे ज्यादा प्रोटीन्स का है। हमें लगता है सुन रहे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा काम करने वाली बात है कि रोल्स जिसके हैं वो प्रोटीन्स के हैं। बिकॉज प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में भी मौजूद है, प्रोटीन मसल्स में भी है, प्रोटीन अलग अलग तरह काम कर रहा है बहुत। सो एंड यहाँ पे ऐसे लिखा भी है कि इट मेक्स अप अराउंड 55% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल, यानी सेल का जो मास है वो बनाने वाला काम 55% सेल जो है प्रोटीन से बना हुआ है, यानी कि आधे से ज्यादा तो प्रोटीन्स ही हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Proteins are main structural and functional components of the cell. Structural and functional components मतलब कि स्ट्रक्चर बना रहे, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में भी काम है, जैसे कि यानी सेल मेम्ब्रेन में भी बहुत प्रोटीन्स थे, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म वगैरह में बहुत मौजूद है एंजाइम्स की फॉर्म में, अलग अलग तरह की चीजों की फॉर्म में। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है सेल का और फंक्शनल भी, यानी कि फंक्शन भी कर रहा होता है सेल में, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड कंट्रीब्यूट इन द वैरायटी ऑफ सेल फंक्शनिंग, यानी कि बहुत सारे तरह के सेल्स के अंदर मौजूद होगा प्रोटीन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन बना रहा है। ऐसा नहीं है सेल की साइटोप्लाज्म में कोई चीज थी या कोई ऐसा ऑर्गेनाइल बना रहा हो जो सब में मौजूद ना हो। सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में मौजूद है, भले प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई भी हो, तो ये सारे तरह के सेल्स में मौजूद होता है प्रोटीन। और उनकी बहुत तरह की अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल बाय राइबोसोम्स। याद है राइबोसोम्स हमने पढ़े थे सेल के चैप्टर में। तो सेल्स के जो बनाने वाला जो मतलब वो है, एक प्रोटीन्स बनाने वाला जो ऑर्गेनेल है, दैट इज राइबोसोम। गॉट इट। अब आते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर। केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब कि जो चीज किस तरह से किन केमिकल्स, किन एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। अभी हमने ऊपर एलिमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों ने जिसने पूछा था कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, तो जो बायो एलिमेंट्स थे वो किस तरह से अरेंज्ड हैं कि वो प्रोटीन बना रहे हैं, बिकॉज प्रोटीन बन तो एलिमेंट से ही रहा है, अलग से कोई मैजिक तो आ नहीं रहा बनाने के लिए। तो ये एलिमेंट्स बनाते हैं और किस तरह से एलिमेंट्स कंबाइन है, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स के, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसमें बस प्रोटीन्स में एक डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, और वो ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है।
तो प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि फॉस्फोरस होता है, सल्फर या आयरन वगैरह हो जाते हैं, लेकिन वो इट्स लाइक वो कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं है प्रोटीन के कॉम्पोजिशन का। ठीक है, केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स व्हिच आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मैंने कहा था ना हर एलिमेंट जब हर मॉलिक्यूल हम जब पढ़ेंगे तो उसका पॉलीमर मोनोमर्स पता चलता रहेगा, तो वैसे ही है। तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन भी पॉलीमर है। क्यों पॉलीमर है? क्योंकि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना है। पॉलीमर का क्या मतलब था? मेनी यूनिट्स। तो बहुत सारे यूनिट्स कौन सी है, और इसमें मोनोमर क्या है? मोनोमर हमारे पास ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास, अभी मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ क्या है। अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, यानी एक सिंगल यूनिट है, एक यूनिट है अमाइनो एसिड, जो कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अरेंज हो जाते हैं तो वो मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब मल्टीपल पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स प्रोटीन की एक फॉर्म है। ठीक है, प्रोटीन की एक मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सबसे लार्जेस्ट फॉर्म, तो उससे थोड़ा छोटी एक आएगी, एंड देन एक सिंगल यूनिट होगा। तो जो सिंगल यूनिट है वो तो अमाइनो एसिड है, उससे थोड़ी सी बड़ी फॉर्म, यानी थोड़ा सा जो मोनोमर के बाद जो लेवल आता है वो पेप्टाइड होता है। तो पेप्टाइड की जब बहुत सारी पेप्टाइड चेन्स हो जाएंगी, यानी बहुत सारे यूनिट्स जुड़ेंगे, तो वो मिलकर बनाएंगे प्रोटीन्स। तो इसलिए प्रोटीन्स को हम जैसे वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड, वो हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना कि प्रोटीन्स की चेन्स जो है, केमिकली प्रोटीन्स हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो कि अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। सही है। अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, जाहिर है जैसे बिल्डिंग बिल्कुल मोनोमर है, और मोनोमर्स there are about 20 to 25 types of amino acids commonly found in proteins। अब अमाइनो एसिड की 20 से 25 तरह की टाइप्स हैं। इसको ऐसे ही समझना, इसे ऐसे याद रखना, जैसे आपके अल्फाबेट्स किस तरह के होते हैं। अल्फाबेट्स लाइक फ्रॉम ए टू जेड, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, सारे अल्फाबेट्स हैं। हर तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स मिलकर एक अलग तरह का वर्ड बनाते हैं। ये जो देयर लिखा है, अगर हम एक लाइन में चलना शुरू करें, देयर, ये किन वर्ड्स अल्फाबेट से बना है? ये 26 जो थे, हमारे पास कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। ए से जेड तक काउंट करो तो 26 होते हैं। वो अल्फाबेट्स अगर जिस भी तरह से अरेंज कर दूं तो एक नया वर्ड बन जाएगा। उन्हीं अल्फाबेट से ये वर्ड बना है देयर, उन्हीं से ये बना है आर, अबाउट, डिफरेंट टाइप्स, व्हाटएवर। जो भी आप वर्ड्स बनाते हो, ये सामने लिखे हैं, आप अपने पास जो भी बनाते हैं, आपके नाम जो हैं, एवरी सिंगल वर्ड जो कि एग्जिस्ट करता है वो इन्हीं 26 लेटर्स से निकल के बना है। ऐसा है। वैसे ही अब यहाँ पर होता है अमाइनो एसिड्स में कि अमाइनो एसिड्स टोटल 20, अब इसमें डिबेट है, तो इसमें ये नहीं कहना कि कितने होते हैं। अब ये कुछ साइंटिस्ट के बीच में डिबेट है कि या तो 20 हैं या 21, 22, 23, 24, 25। तो हम कहते हैं कि 20 to 25 के बीच की रेंज होती है अमाइनो एसिड्स की। तो चलो अगर हम 20 भी कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं, व्हाटएवर जो भी इनकी रेंज है, तो इसमें से ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये जिस भी तरह के तरीके से अरेंज हो जाएंगे एक नया प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब जैसे मैं एक वर्ड लिखूं यहाँ पर, ई ए टी, ठीक है, ये 3 अल्फाबेट्स लिखे हैं। अब मैं इनको अलग से अरेंज करूं, मैं ए टी ई लिखूं तो क्या बनेगा? एक नया वर्ड बन जाएगा, जिसका मतलब होगा कि एट यानी खा चुके, खा लिया। या मैं टी बना दूं उससे, टी ई ए, तो वो चाय हो जाएगा मतलब उसका, तो टी अलग वर्ड हो जाएगा। मैं एक ही तरह 3-4 लेटर से अलग तरह के वर्ड्स बना सकती हूँ। वैसे ही यहाँ पर अमाइनो एसिड्स में होता है कि सब अल्फाबेट जो हैं वो अलग तरह के, मतलब उनके सब अमाइनो एसिड जो हैं अलग, ईच टाइप अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट जो है, बिकॉज वो जिस तरह से अरेंज्ड है वो उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो ईच अमाइनो एसिड कंटेन्स अ सेंट्रल कार्बन एटम। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करना शुरू करें, तो बीच में अगर आप देखो स्ट्रक्चर में, तो ये एक कार्बन एटम है, सी कार्बन को कहते हैं ना, कार्बन का वो है कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा मतलब देखो इसके ऊपर ए नजर आ रहा है लिखा हुआ, अपने पास आपके पास बुक्स भी होंगी तो उसमें भी होगा, तो ये ए लिखा होता है, यानी कि अल्फा कार्बन। तो अल्फा मतलब दिस इज द फर्स्ट कार्बन, तो बिल्कुल एक पहला कार्बन जिसके ऊपर बाकी सारी चीजें अटैच्ड हैं, वो अल्फा कार्बन होता है। और ये अल्फा कार्बन आपके पास सेंट्रल कार्बन एटम है, जो बिल्कुल बीच में जो कार्बन एटम है वो सेंट्रल कार्बन एटम है, और मतलब वो अल्फा कार्बन एटम है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, यानी कि इस
कार्बन से 4 तरह तरह के ग्रुप्स अटैच हैं। ग्रुप्स यानी कि ये इन ब्लॉक्स को कहते हैं हम, ये जो जिस ब्लू ब्लॉक्स है ना रखे हुए, तो नीचे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन एटम, एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसमें NH2, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ना समझो। अब मैं इसको बिल्कुल भी रश नहीं करूंगी, आराम आराम से लेकर चल रही हूँ। बीच में आपके पास आया कार्बन, एक C आया, उस C से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजन एक सिंगल हाइड्रोजन है, 2 या 3 नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है इधर नीचे। फिर एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप आएगा। अमाइनो ग्रुप अगर लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाना इट मींस NH2। ये देखो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप NH2, तो यानी एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, NH2। एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप में ये होता है एक कार्बन, हाइड्रोक्सिल मतलब ये हाइड्रोक्साइड कहते हैं OH, तो OH मतलब जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक है, और डबल बॉन्ड के साथ O ज्वाइंट है, यानी ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ मौजूद होता है कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। फिर एक एल्काइल ग्रुप होता है जिसको हम R कहते हैं, और हर अमाइनो एसिड का अलग R ग्रुप होता है। अब जो मैंने कहा अभी ऊपर बात जो मैंने अभी बताई पूरी वो यहाँ से कनेक्टेड है। जो मैंने कहा कि 20-25 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, हर अमाइनो एसिड का अलग फंक्शन, अलग अरेंजमेंट से अलग अलग अमाइनो एसिड बनता है। तो वो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट कैसे पता चलती है, वो ये R ग्रुप डिफाइन करता है। अगर ये R ग्रुप के तौर पे मैंने यहाँ पर कोई अलग तरह का एक ग्रुप अमाइनो एसिड है तो वो एक अलग अमाइनो एसिड बन जाएगा। यहाँ एक और R ग्रुप आ गया, वो दूसरा अमाइनो एसिड बन गया। इस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। एंड इससे पहले कि आप लोगों का क्वेश्चन आए तो यस, ये स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है। अपने पास प्रैक्टिस कर लो बना बनाकर, ये एग्जाम में पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस में, लाइक शॉर्ट एंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन में भी, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है आपके पास MCQs में। ओके स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस डैश की जगह, इन डैश की जगह एरो मत बनाना प्लीज। ये यूं ही बनेगा, ये यूं करके एरो नहीं बनाइएगा। एरो से सॉरी, एरो का मतलब होता है कहीं भी आप एरो बनाएंगे कि इसकी डायरेक्शन बताई जा रही है। यहाँ डायरेक्शन नहीं बनाई जा रही होती, ये सिर्फ एक सिंगल डैश के साथ बताया जाता है। और सिर्फ एक सिंगल डैश बनाना जहां जहां सिंगल है। डबल का मतलब होता है डबल बॉन्ड। 2 डैश अगर आ जाएंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हुआ हुआ है, और वो डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है समझना। तो अगर आपने इन दो, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यूं डबल बॉन्ड बना दिया तो इस पूरी चीज का मतलब ही चेंज हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए एग्जाम में अगर बनाने को आए तो इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये सिंगल डैश बनाना, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाना जरूरी है। और ये नहीं करना कि ऑक्सीजन को OH के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, O के साथ सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड याद रखना जरूरी है। बाकी चीजें आप इनकी ये चेंज कर सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप इधर कर दिया, कार्बोक्सिल इधर, उस पे मार्क्स नहीं कटते, मार्क्स बॉन्ड्स पे कटते हैं कि आपने, बिकॉज ये जो डैश है ना, ये जो लाइन नजर आ रही है, ये लाइन या ये डैश बॉन्ड शो करता है कि ये चीज बॉन्ड बनाए हुए है। बॉन्ड्स आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं सकती, बॉन्ड्स क्योंकि लंबा टॉपिक है। लेकिन ये इन दोनों चीजों के बीच में अगर इनकी मैं कहूँ कि रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, तो वो इससे ऐसे पता चलता है। ठीक है, दिस इज जस्ट वन थिंग। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर आते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसके जैसे आपको पता है कि अमाइनो, हाई ने डिस्कस कर लिया था कि अमाइनो एसिड्स होते हैं, और देयर आर टोटली 20 to 25 अमाइनो एसिड्स, जो कि मेन मतलब सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो जिस तरह से अरेंज्ड हैं वो उससे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोटीन बनेगा। इसकी मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी विद अल्फाबेट्स की, टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन जिस तरह से वो अरेंज्ड होते हैं वो सारे अलग अलग वर्ड्स बनते हैं, पूरी बुक्स बन जाती हैं, पूरी डिक्शनरीज हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं। वी कैन नॉट इवन लाइक पॉसिबली काउंट कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं हर वर्ड की। सही है, तो इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस होंगी, इन्फिनिट वर्ड्स बच सकते हैं। फिर अब तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ होती हैं। तो आप जिस तरह से हर स्ट्रक्चर से या हर अरेंजमेंट से अलग वर्ड बनता है, वैसे यहाँ पे हर तरह के अरेंजमेंट से नया प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब हम आते हैं मेनली स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है। अब जैसे ये एक प्रोटीन की चेन है, ठीक है, मैंने इससे बताया था कि प्रोटीन की हर जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, हर बायोमॉलिक्यूल, वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। अब प्रोटीन्स की है कि प्रोटीन चेन्स होती है, चेन्स, दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जैसे कि वी डिस्कस्ड कि पेप्टाइड्स प्रोटीन्स की भी कहा जाता है ना। तो अगर पॉलीपेप्टाइड्स हैं, मींस मेनी पेप्टाइड्स की लंबी चेन है, सिंगल एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक अमाइनो एसिड नहीं है, बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं, बहुत सारे हुए हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो वी जस्ट डिस्कस हर तरह का स्ट्रक्चर एक करके और फंक्शंस बनाएंगे।
सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, तो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्शरी और कुछ केसेस में क्वार्टरनरी। इस बात से क्या मतलब है कि कुछ केसेस में, यानी कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि मतलब इतना नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं होते कुछ प्रोटीन्स के, तो उनके अंदर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। क्वार्टरनरी मतलब देखो, अभी इसको ऐसे ही इमेजिन करो, मैं अपना मेरे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं है और तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई नोटबुक है, पेपर है, तो जस्ट टेक आउट वन पेपर, स्क्रैच आउट वन पेपर। वो पेपर है आपका, जो सिंपल अभी पेपर है, दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, कि अभी उसमें कोई मतलब मजीद वो नहीं है, उसमें एक सिंपल चेन है। अभी वो चेन है, सारी आपस में बस अरेंज हुई है, कोई उनका स्ट्रक्चर बना, आपस में कोई फोल्डिंग या सीक्वेंसिंग नहीं हुई। अभी अब आप उस पेपर को बीच से फोल्ड कर दें, सही है। बचपन में हम लोग करते थे ना, डिफरेंट चीजें बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पेपर को फोल्ड किया बीच में से, तो वो फोल्ड करके जो स्ट्रक्चर आया, जस्ट 2-3 फोल्डिंग्स कर लिया, then उसी तरह से ना, कि एक पेपर अगर फॉर एग्जाम्पल यूं था, तो उसके पहले बिल्कुल मिडिल से किया फोल्ड, तो उसके बाद ऊपर से इस तरह से करके हम लाइक इस तरह से मल्टीपल फोल्डिंग बना रही है अगर, तो दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि सिर्फ फोल्डिंग्स हुई नहीं है अभी पेप्टाइड चेन के अंदर, ये चेन थी सीधी सादी, वो चेन फोल्ड हो गई सिर्फ, तो वो बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऑलराइट, फिर आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे, कि अब आपने मुझे पेपर को फोल्ड आधा बीच में किया था, उसको आप दूसरी तरफ से फोल्ड करें। मतलब ये तो अभी हम उसी को मदीद करे जा रहे हैं ना, ये तो फैन की तरह बनाने वाले स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसको यहाँ से यूं करके हम फोल्ड कर दें बीच में से ऐसे वाला, तो बन जाएगा वो एक अलग वो टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, कि मजीद फोल्डिंग्स हो गई उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन अब उसकी जब फोल्डिंग हुई या उसके ऊपर आपने मजीद डिविजन की, तो दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको ये मत समझिएगा कि डिवीजन हो रही है तो बना के अलग अलग होकर अलग पार्ट्स में हो गए, वो सेम एक ही चेन है जो कि मजीद फोल्ड हुई चली जा रही है, मजीद उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यूजली केसेस में क्या होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर पर प्रोटीन्स आकर रुक जाते हैं, दैट इज द मोस्ट लाइक यूजली ये सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है टर्शरी स्ट्रक्चर्स। लेकिन कुछ केसेस में, या जहाँ पर ज्यादा मजीद कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं प्रोटीन्स के, उनमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनता है विच इज क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी मतलब फोर। सेकेंड प्राइमरी मीन्स 1, सेकेंडरी मीन्स 2, टर्शरी मीन्स 3 एंड क्वार्टरनरी मीन्स 4। सही है, रिलेटिंग टू 4। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड करके मिलके बन जाते हैं, तो बनता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आपने इस तरह पेपर को पूरा, जिस तरह मैंने बताया अभी, कि पहले सिंपल पेपर लिया, सादा सीधा A4 पेपर, उसको आधे में फोल्ड किया, दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले को मजीद फोल्ड करके इधर को छोटा सा एक पेपर सा बना, बॉल सी बना लिया आपने, बहुत ही मना सही ना, क्यूब सा बना लिया पेपर का, बॉल फोल्डिंग्स हो के, दैट वाज द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब उस तरह के जब मल्टीपल पेपर्स बन जाएंगे, ऐसे जो हम चिट्स बनाते हैं ना गेम्स के लिए, कि ये चिट्स फोल्ड की उसे इसमें कुछ नाम लिखा हुआ है एंड देन उछालेंगे, तो वैसे ही अगर वो सारी चिट्स को आपस में मिलाकर उनको आपस में एक साथ ज्वाइन कर दें, कि ये एक ये है, देन एक चिट ये ऐसी वो तो आपस में बन जाएंगे। और इसमें ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसलिए बनता है जब इन सारे पेपर्स की आपस में, यानी ये 2 3 4 वटेवर, इनकी जब आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्ड कहते हैं जब केमिकली अलाइंड हो जाते हैं, केमिकली साथ में मिल जाते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। जब वो बॉन्ड हो गए तो बनता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, कि अब ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि नॉर्मल से ब्रेक करने से टूटेगी नहीं। ये अब ऐसे समझोगे, आपने बहुत सारे इस तरह के पेपर केस में जो दाई चिट्स बनाकर उनको आपस में रख लिया, और बीच में से उनको एल्फी या ग्लू से, बिल्कुल जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लू होती है, उससे चिपका दिया। तो अब वो अगर आप उसको तोड़ने अलग अलग करना चाहोगे तो नहीं होंगे अलग, या अगर होना ही होगा तो बिल्कुल टूट जाएगी, तो हमें तोड़ना नहीं है। तो मतलब गेटिंग माय पॉइंट कि वो अलग अलग बिल्कुल आपस में सब जुड़ जाते।
तो ये हो जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब हम उसको टेक्निकल टर्म से पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो नाउ दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। These structures are based on the level of complexity of the folding of a polypeptide chain। वही बात है कि जिस कॉम्प्लेक्सिटी से वो फोल्ड की गई है पोलीपेप्टाइड चेन्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, अभी इसमें कोई फोल्डिंग नहीं हुई भी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, थोड़ी सी फोल्डिंग हो गई देन सेकेंडरी, इस तरह से आगे। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस करता है पोलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर। A linear polypeptide with a specific number, type and sequence of amino acids is called primary structure। कि बिल्कुल लाइक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, जैसे यहाँ पर नजर आ रही है ना कि ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, एंड ये अमाइनो एसिड्स वैसे ही हैं जैसे कि आप इसको इमेजिन करो कि ये ABCD समथिंग है, तो ये सारे अलग अलग अल्फाबेट्स अलग अलग अमाइनो एसिड्स जुड़कर एक चेन बना है। ये वाली चेन ऐसी है, हो सकता है कुछ दूसरी चेन किसी और तरह की हो, किसी और तरह के उसमें अमाइनो एसिड्स हो। तो दिस इज ऑल जस्ट अबाउट अपने ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझने का कि इसमें बिल्कुल लीनियर है, यानी कोई स्पेसिफिक एक परसेंट नंबर के पीछे ये वाली जो चेन है, इसमें मैं कहूंगी कि ये 22 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। कौन से अमाइनो एसिड से हो डिसाइड हो गया, और सीक्वेंस क्या है कि कौन सा पहले A आ रहा है देन B, फिर D, F, L, M, B, C, इस तरह करके आपस में वो एक पूरी चेन बन जाती है। दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल बेसिक है, उसमें सिर्फ एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आफ्टर सिंथेसिस यानी कि ब्रेक डाउन में थोड़ा सा टूट जाने के बाद, प्रोटीन डज नॉट रिमेन इन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन अपनी स्ट्रक्चर में नहीं रह पाता, बिकॉज सारे कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। Polypeptide folds upon itself due to additional bonds to form some higher structural level, secondary, tertiary और quaternary to perform its specific role। यानी कि कभी कभार क्या कुछ उसमें थोड़ा टाइम होता है कि प्रोटीन ये है चेन्स हैं पूरी मेन पेप्टाइड चेन, ये आपस में ये थोड़े इनके अंदर ब्रेक डाउन होगा, यानी सिंथेसिस होगा थोड़ा सा की चेन्स आपस में टूटेंगी और वो आपस में फोल्ड करके बॉन्ड बनाएंगी। यानी कि ये एक आधा चेन यूं थी, सही है, ये कैसी आ रही है, देन वो दूसरी चेन अपनी ही से टूट कर यूं करके बॉन्ड बना गया। इस तरह से करके करते ये एक बन के एक सेकेंडरी चेन बन गई। इस तरह से जब इनकी आपस में वो बॉन्ड्स बनते रहते हैं, आपस में फोल्डिंग थोड़ी चेंज होती रहती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जाती रहती है, तो वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कहा जाता है। सेकेंडरी में आई लिखा है बॉन्ड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, थोड़ी बॉन्ड्स बन जाते हैं, इस तरह जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन क्या होता है, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वही बात। क्वाटरनरी में 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, टर्शियरी फोल्डिंग फर्दर, सॉरी with tertiary folding further bonded with each other। तो ये आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात, यहाँ तक सब क्लियर है। शेप ऑफ द प्रोटीन्स फाइब्रस और ग्लोब्यूलर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर लेवल इन द प्रोटीन। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास बॉडी में, जैसे कि केराटिन हो गया, या मसल का जो प्रोटीन होता है बिल्कुल मसल सेल्स वाला, वो होते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। तो ये फाइब्रस मतलब कि वो फाइबर्स की चेन्स की तरह होते हैं, आप इसको समझ लो अपने दिमाग में लॉन्ग लॉन्ग इस तरह की चेन्स होती है उसमें। तो ये जो शेप है वो डिपेंड करती है कि वो कौन सा वो जो है वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब अगर उसमें ज्यादा फोल्डिंग थोड़ी एक के ऊपर एक करके आ रही तो फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगा, और अगर बहुत ही कोई मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन जाता है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जाम्पल एंजाइम्स हैं, उसकी एग्जाम्पल आपके पास हार्मोन्स आ जाते हैं, वो सारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें आपके पास आई थिंक मेंशन नहीं किया हुआ कि हाँ आई थिंक नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। सो बस ठीक है, ये शेप्स की एग्जांपल याद रखना ना, बाकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वगैरह की एग्जांपल याद करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आप लोगों को बताया नहीं गया। ठीक है, तो अब शेप्स क्या है प्रोटीन की, फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जैसे थोड़े लंबे लंबे बालों की तरह के स्ट्रैंड्स, यानी स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन होता है। ये यूजुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला होता है, मतलब ये जो सेकेंडरी नजर आ रही है इस तरह का जो होता है, इस तरह के अगर मजीद दर्द जाता है तो वो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, और ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ का काम करते हैं फाइब्रस प्रोटीन। बिकॉज नाम से ही फाइबर लग रहा है, फाइबर यूजुअली ज्यादातर स्ट्रेंथ के लिए ही काम आ जाते हैं। और इसकी एग्जांपल में कोलेजन आ जाता है, देन केराटिन है। कोलेजन एंड केराटिन जो है ये आपने शायद सुना हो, ये स्किन के लिए, मसल्स के लिए, हेयर के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन्स होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो कोलेजन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी लेते हैं कि स्किन अच्छी हो जाए या हेयर सपोर्ट के लिए।
सो वो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनका काम ही सारा सपोर्ट और स्ट्रेंथ में होता है। बिकॉज अगर किसी के अंदर ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर उनके बाल ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा अच्छे मतलब हेल्दी हेयर होंगे, ठीक है। देन ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं थोड़े कॉम्पैक्ट स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब थोड़े से गोल शेप के होते हैं, ऐसे बॉल लाइक शेप होगी ग्लोब्यूलर। ऐसे ग्लोब्यूल्स की तरह रहता है ना कि ग्लोब्यूल्स थोड़े बॉल्स को या थोड़े से उसको इमर्जन्स वगैरह फाउंड इन कॉम्प्लेक्स टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब जो ग्लोब्यूलर है इसमें ज़्यादातर टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं और इनके मल्टीपल फंक्शंस हैं, जैसे कि एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत कि ये उसमें ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड में जो पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन। आई थिंक ये दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्लियर है। ये दोनों शेप्स है और ये टाइप्स स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होगा कौन सा टाइप है कौन सा क्या है। ये देखो बात समझो, ये अगर लंबा लंबा है या थोड़ा गोल सा स्फेरिकल है तो ये क्या हुई, या आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे जा रहे हो, सही है। इसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए ऐसे याद रखना कि अगर इस तरह दिमाग में आ रहा है कि फाइबरस थे वो लंबे लंबे थे, वो लॉन्ग प्रोटीन्स थे और सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, तो ये लंबा दिमाग में क्या चीज आई, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस आई। और ग्लोब्यूलर में अगर दिमाग में आया कि ये स्फेरिकल है, ग्लोब्यूलर शेप की है, तो ये भी फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये हो गए आपके पास शेप्स। टू शेप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, गॉट इट। अब आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें फंक्शंस। तो प्रोटीन्स पर फंक्शन क्या है प्रोटीन्स के, तो प्रोटीन बेसिकली डिफरेंट सेल की फंक्शंस करता है, मैंने परफॉर्म, इतना आपको पता होगा। तो अब हर प्रोटीन का अलग फंक्शन है। जाहिर बात है, अगर कोई ये जैसे अगर शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि अगर कोई फाइब्रस प्रोटीन है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, वो स्ट्रेंथ पे काम करेगा। वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो वो ज़्यादा मतलब एंजाइम्स और थोड़ा अंदर के बाकी अलग तरह के फंक्शंस करेगा, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन वगैरह। तो फंक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं ये स्ट्रक्चर के ऊपर और आपकी मार्क्स। तो ईच प्रोटीन विद इन द बॉडी हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर प्रोटीन का अलग फंक्शन है। दे आर इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते ही प्रोटीन से हैं, ठीक है। तो उनकी फॉर्मेशन में यानी उनको बनने में भी प्रोटीन्स का काम है। जैसे कि अगर हम ऑर्गन्स की बात भी करें, ऑर्गन्स के अंदर भी मसल्स या जो प्रोटीन्स हैं, मसल्स वगैरह वो प्रोटीन के बने हुए हैं। इसीलिए अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग मजीद होती है, म्यूकस लाइनिंग, जो कि प्रोटेक्टेड रखती है उन एंजाइम से जो कि एंजाइम्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। और इसकी वजह क्या है, ये एग्जाम में अभी तो नहीं आएगा, खैर आप लोगों के लेवल के लिए थोड़ा आगे क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना आपके अपने जनरल नॉलेज के लिए भी, कि स्टमक एक प्रोटीन का बना हुआ है। तो और स्टमक ही वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एंजाइम्स हैं स्टमक की अपनी वॉल को खाना शुरू कर दें। स्टमक भी तो प्रोटीन का बना हुआ है और अल्लाह दुनिया का प्रोटीन भी नहीं है, मतलब प्रोटीन है, वो खा सकते हैं एंजाइम। तो इसकी वजह ये होती है, इसीलिए स्टमक के ऊपर पूरी एक म्यूकस की मेम्ब्रेन है कि स्टमक को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, स्टमक ही ना खाया जा हो जाए अपने एंजाइम से, तो ऑटो इम्यून मसले हो जाएंगे। इसलिए सबकी अपनी फंक्शंस है, अपनी स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग वो काम करते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात हुई। They also play many important roles within the body. 1 gram of protein has 4 kilocalories of energy. A list of important proteins and their roles is given in table 6.2। यानी कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम, हम बात करते हैं ना कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। बहुत सारे लोग जो डाइट भी करते हैं वो अपनी प्रोटीन डाइट कर रहे होते हैं कि आप इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाएंगे। तो बेसिकली अगर वो 1 ग्राम खाएं प्रोटीन का तो उनको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिल रही है, यानी 4000 कैलोरीज इनकी यूनिवर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी, जो कि इट्स गुड वे ऑफ गेटिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये बात होगी। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन होता है। आपने देखा था हम जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने उसमें जो मोज़ेक था, जो होल्डिंग वाला पार्ट था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, वो प्रोटीन्स थे। बात की थी कि मेनी प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स। ये 2 तरह के प्रोटीन्स की बात हुई थी, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स। इनमें से कुछ प्रोटीन्स में काफी सारे ऐसे होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर रखे होते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन की, और वो एंटीजेंस के तौर पे एक्ट करते हैं। एंटीजेंस क्या है, एंटीजेंस जिस तरह के मार्कर्स होते हैं बॉडी के सेल के ऊपर कि मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि अच्छा ये चीज़ अगर एंटर कर रही है तो ये हार्मफुल है, इसको अंदर नहीं एंटर करने देना। तो इस तरह की चीज़ें एंटीजन देखती हैं, इनको एंटी नाम है ना कि एंटी लाइक समथिंग अगेंस्ट समथिंग। तो एंटीजेंस ये एंटीजर्म्स होते हैं
कि ये कोई भी पैथोजेंस कोई बाहर से खतरनाक चीज़ आ रही है, मतलब कोई बीमार कर सकती है, लोग ये सही नहीं है बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। देन एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ग्लूकोज लेवल वगैरह सबको कंट्रोल करना। एंटीबॉडीज ही प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स। फिर हीमोग्लोबिन एक है, इसमें रेड पिगमेंट होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। फाइब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है। तभी आप लोगों ने अगर देखा हो या आपने खुद अपने साथ देखा हो, किसी और को साथ देखा हो, किसी को कोई बहुत बुरी चोट लग जाए, ऐसी चोट या कट लग जाए जिसमें से बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग होती रहती है, ज़ाहिर है आप उसको कोई पट्टी बांधता है, कुछ करते हैं, लेकिन अगर फौरन पट्टी ना भी बांधी जाए या अगर बहुत कोई से कट नहीं लगा, तो भी थोड़ा सा आप देखते हैं थोड़ी टाइम बाद उस जगह खुद ही ब्लड उस अंदर से निकलना बंद हो जाता है उसके, है ना। भले कट वहीं पर हो, पट्टी नहीं लगी है अंदर, लेकिन कट है, आप थोड़ा सा उसको दबा के रखा या उसको पानी से मैंने फॉर्म वॉश कर दिया, टिश्यू से पकड़ लिया, समथिंग एनीथिंग लाइक दैट, और थोड़ी देर के बाद में बहुत ही तक वो निकलेगा पहले, अगर जितना भी बड़ा कट है डिपेंडिंग ऑन द कट, लेकिन उसके बाद वो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी, वो ब्लड वहां से नहीं निकल रहा होगा। उसकी वजह यह है कि ब्लड में आपके पास एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है। क्लॉट करना मतलब कि ब्लड को थिक करना, कि वो स्किन से मतलब ब्लड मजीद ना निकले, ब्लड लॉस प्रिवेंट करना, ताकि जैसे ही कुछ इंजरी होती है, कोई चोट होती है, तो फिब्रिनोजेन एक तरह का प्रोटीन है, जो फिब्रिनोजेन और कोलेजन ये ऐसे होता है, जो कि स्पेशली फिब्रिनोजेन जो कि जाकर क्लॉटिंग को करवाता है, स्टार्ट करवाता है, कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए वहां से, और उसके बाद अंदर की हीलिंग तो होती रहेगी, तो फौरन से ब्लीडिंग स्टॉप करने वाला काम करता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो आपकी बॉडी से ब्लड खत्म कम हो जाएगा, और ब्लड कम होने से और मसले हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन जो है दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि मसल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि अब मसल्स को आप अगर अभी अपने हाथ को करके देखो, अपने हाथ को आगे पीछे लेकर इस तरह फ्लेक्स करें, जो फ्लेक्सिंग वाला मसल है, ठीक है, अपने मतलब बिल्कुल स्ट्रेट कर दें अपने आर्म को, एंड देन जस्ट उसको वापस अपनी तरफ लेकर आए, तो ये जो चीज़ होती है उसमें आपको फील होगा कि आपके जो बाइसेप्स वाले मसल्स हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो चीज़ ये एक्टिन और मायोसिन वाले प्रोटीन्स करते हैं। फिर कोलेजन, कोलेजन स्किन के लिए, मीन सब स्किन बोन्स कार्टिलेज वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग इसको स्किन की इलास्टिसिटी से भी को करते हैं रिलेट, कि जैसा जिन लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, जो बहुत अच्छी स्किन होती है, अच्छी सी मतलब कि जिसमें अच्छी फ्रेश या कोलेजन रिच स्किन होती है, वो उसमें रिंकल्स नहीं होते, और वो मतलब बहुत अच्छी उसमें सपल स्किन होती है, दैट इज समथिंग जो कि कोलेजन प्रोवाइड वो करता है, और वो उसमें यही होता है कि इतनी अंदर से स्किन इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सपोर्ट उसको मिल रही है कि उसमें स्किन पे वो रिंकल्स नहीं आने दे रहा है, या बोन्स भी जिनकी ज़्यादा अगर कोलेजन की कमी हो जाती है तो डिफरेंट बीमारियां होती हैं, जिसमें फ्रैक्चर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इस तरह के मसले हो सकते हैं, ठीक है। देन कैरेटिन, कैरेटिन एक ऐसा कॉम्पोनेंट है हेयर, नेल्स, फेदर्स और हॉर्न मतलब सबका, जो कि उनको प्रोटेक्टेड रखता है और टूटने से बचाता है, यानी ब्रेक होने से बचाता है आपकी बोन्स वगैरह को। और जैसे अगर एनिमल्स की जो बीक्स होती हैं या जो उनके हॉर्न्स होते हैं, जैसे गाय वगैरह के देखे हो, तो वो उसमें कैरेटिन होता है। हमारे बालों में बहुत कैरेटिन होता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं जो से होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए के ऊपर अटैच होते हैं और वो क्रोमोसोम बनाते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, सेल साइकिल वाले उसमें पिक्चर दिखाई थी कि डिफरेंट डिजाइन प्रोटीन्स की बॉल्स हैं, उसके ऊपर पूरा पूरा थ्रेड्स की तरह अटैच्ड होता है ये न्यूक्लियस, तो दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। या तो हम सोर्सेज की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं ये प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स मिल रहा है हमें अलग अलग तरह के फंजाई से भी, लिपिड्स, एनिमल से भी। तो अब जो अच्छे वाले प्रोटीन्स हैं जो कि मतलब प्लांट सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की, दे आर अच्छे दोनों होते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। आपके ज़्यादा मीट या ज़्यादा फिश ली रही होती है तो उससे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं बॉडी में, बिकॉज वो इतनी मतलब प्योर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नहीं होती, इवन तो दे आर वेरी गुड और बहुत अच्छी है, इतना भी खाए हो कि अच्छा है, लेकिन ऐसे प्लांट सोर्सेज क्या है, बीन्स हैं, ग्राम्स, पीस, लेंटिल्स दाल होती हैं, और सोयाबीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं प्लांट्स के थ्रू। तो जैसे बहुत सारे लोग जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं वो दाल बहुत खा रहे होते हैं, इवन बीन्स और नट्स खा रहे होते हैं, तो वो प्लांट्स सोर्सेज हैं। देन एनिमल सोर्सेज में मीट आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन, जो आपको पता होगा, स्पेशली जो चिकन वाला मीट होता है, जो रेड मीट है, दैट इज प्रोटीन सोर्स। फिर मिल्क में होता है, एग्स में होता है, चीज, फिश है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन, ठीक है। और जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं इनमें प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा होती है और वो ईजियर टू डाइजेस्ट होते हैं क्योंकि उनमें लो फाइबर कंटेंट होता है, ठीक है। लेकिन
लो फाइबर कंटेंट होना ही एक पॉइंट पर गलत है, बिकॉज वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसके अंदर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। बिकॉज अगर फाइबर नहीं होगा तो आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में उसको मुश्किल होगी। दूसरी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, और इजीली डाइजेस्टेबल तो नहीं, मतलब वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो खुद तो डाइजेस्ट मुश्किल से होता है लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन वो उसमें सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। सारी चीज़ें, सारे आपके फूड आइटम सब अच्छे हैं एज लॉन्ग एज उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो और कोलेस्ट्रॉल लेवल वो हाई ना करे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।